हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आज संडे स्पेशल में हम कैलाश मानसरोवर का विशेष महत्व, उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, वैज्ञानिकों के कैलाश मानसरोवर को लेकर किए गए रिसर्च तथा कैलाश मानसरोवर की यात्रा कैसे की जाती है, कहाँ कहाँ रुकने का प्रबंध होता है, इनकी विशेष जानकारी देखने जा रहे हैं। आज का वीडियो 6 भागों में विभक्त है। पहला भाग है धार्मिक मान्यता और इतिहास। दूसरा है कैलाश मानसरोवर को लेकर वैज्ञानिक मान्यताएं। तीसरा है कैलाश पर्वत की कुछ विशेषताएं। चौथा है नदियों का उगम। पांचवा है मानसरोवर और राक्षस ताल। और छठा पर है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। सबसे पहला पॉइंट है धार्मिक मान्यता और इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर की नगरी है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजे हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर यानी 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी एक झील है जो पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी तथा उत्तर को स्वर्ण रूप में माना जाता है। इस पावन स्थल को भारतीय दर्शन के हृदय की उपमा दी गई है। कैलाश पर्वत की तलहटी में कल्प वृक्ष है और बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुसार इसके केंद्र में जो वृक्ष है उसमें उसके फलों में चिकित्सकीय गुण तथा सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों को उपचार करने में और उनको दूर करने में वह जो वृक्ष है वह सक्षम है। तिब्बतियों की मान्यता है कि वह एक संत कवि ने बहुत वर्षों तक गुफा में रहकर तपस्या की थी। कैलाश पर स्थित बुद्ध भगवान का अलौकिक रूप डेमचोक, जो बौद्ध धर्मावलंबी है, उनके लिए पूजनीय है। वह बुद्ध के इस रूप को धर्मपाल की संज्ञा भी देते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों का मानना है कि इस स्थान पर उन्हें निर्वाण प्राप्त होता है। डेमचोक बौद्ध धर्मावलंबियों का एक संप्रदाय है। जैनियों की मान्यता है कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव का निर्वाण स्थल अष्टापद पर्वत है। अब उसे अष्टापद पर्वत क्यों कहा गया है, इसके विषय में जैन धर्मावलंबी बोलते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने 8 पग में ही कैलाश पर्वत पार किया था, या कैलाश पर्वत पर वो आए थे मात्र 8 पग में ही, इसलिए इसे अष्टापद नाम दिया गया है। और यहीं पर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण हुआ है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है, जो ब्रह्मांड की धुरी है और यह भगवान शंकर का प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ देवी सती के शरीर का दाया हाथ गिरा था, इसलिए यहाँ एक पाषाण शिला है, उसे देवी सती का रूप मानकर पूजा जाता है। यहाँ शक्तिपीठ है और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि गुरु नानक जी ने यहाँ आकर कुछ दिन रुककर ध्यान किया था, इसलिए सिखों के लिए भी यह पवित्र स्थान है। भारत के 4 प्रमुख धर्म जो है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इसको विशेष रूप से मानता है। अब कैलाश पर्वत को लेकर कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का ही केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया के टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ और यह घटना साधारणतया 10 करोड़ पूर्व घटी थी, 10 करोड़ वर्ष पूर्व। यह एक ऐसा भी केंद्र है, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और हम उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं के साथ संपर्क किया, उनसे मुलाकात की, तो उन धर्मगुरुओं ने
बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। तीसरी वैज्ञानिक मान्यता है कि यदि हम कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो हमें निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, और यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहां से ओम की आवाज सुनाई देती है। चौथी बात है कि दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइट्स आसमान में चमकती हुई देखी गई है, और नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यहाँ के चुंबकीय बल के कारण ऐसा हो सकता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। पांचवी बात है, हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव कहता है, पर कुछ वैज्ञानिक इसे नियंदरथल मैन कहते हैं। और विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। और छठी बात वहां पर बताई जाती है कि यहाँ आसपास दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग यानी कस्तूरी मृग है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। यह वैज्ञानिकों की मान्यताएं हैं। अब कैलाश पर्वत को लेकर और कुछ विशेषताएं बताई गई है। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिड्स का केंद्र है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र तिब्बत में स्थित है, और वह कैलाश पर्वत मानसरोवर से घिरा हुआ है। यह चारों तरफ कल्पना से भी ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से युक्त है, और वहां के कुछ पहाड़ों की ऊंचाई 3,500 मीटर से भी अधिक है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, और वो 4 नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली। और इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिससे ही इन नदियों का उद्गम होता है। जैसे कि पूर्व में अश्व का मुख है, अश्व यानी घोड़ा, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश मानसरोवर के पास ही यमद्वार है, और यहीं से होकर कैलाश स्पर्श स्थान तथा कैलाश जी की परिक्रमा शुरू होती है। यमद्वार से करीब 12 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ होती है, और कैलाश की संपूर्ण परिक्रमा लगभग 50 किलोमीटर की है, जिसे यात्री प्रायः 3 दिन में पूरा करते हैं। कैलाश शिखर अस्पृश्य है, जिसे आज तक कोई भी स्पर्श नहीं कर पाया है, और उस शिखर पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। कैलाश सरोवर के परिधि में ही 2 सरोवर है, मानसरोवर और राक्षसताल। इनकी भी अपनी विशेषताएं हैं। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है, कौन सा? मानसरोवर और राक्षसताल। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, और उस मानसरोवर का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर 300 फुट गहरे मीठे पानी की झील है, और दूसरा 150 फुट गहरी राक्षसताल नामक झील है, सरोवर है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार चंद्र के समान है। माना जाता है कि यह सूर्य बल और चंद्र बल विशेष रूप से होता है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में उस पर्वतों पर दिखाई देता है। और इन 2 सरोवरों के उत्तर में कैलाश पर्वत है, और इन 2 सरोवरों के दक्षिण में गुरला पर्वतमाला और गुरला शिखर है। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस प्रकार की जाती है? यह यात्रा हम उत्तराखंड से भी कर सकते हैं, हिमाचल, सिक्किम और नेपाल का जो काठमांडू है वहां से भी प्रारंभ हो सकती है।
इसमें सिक्किम के नाथुला दर्रा से जाना सबसे सुरक्षित है। कैलाश मानसरोवर में 75 किलोमीटर पैदल मार्ग से जाना पड़ता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है, तापमान 0 से नीचे -2 सेंटीग्रेड तक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर साथ होना आवश्यक है। एक सीटी और कैम्फर यानी कपूर की थैली साथ में रखी जाती है। घोड़े खच्चर से भी यात्रा सुगम हो जाती है। वहां जाकर हम किराए से घोड़े या खच्चर ले सकते हैं, जिसके कारण हमें पैदल चलना ना पड़े। यह यात्रा भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों द्वारा आयोजित की जाती है। भारत की सीमा तक कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा जो आईटीबीपी पुलिस अधिकारी होते हैं, वो हमारा संचालन करते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारी पूरी सुरक्षा का ध्यान आईटीबीपी के अधिकारी और कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा देखा जाता है। तथा तिब्बत के क्षेत्र में जैसे ही हम पहुंचते हैं, वहां पर चीन की जो पर्यटक एजेंसी है, इस यात्रा की व्यवस्था करती है। लगभग 1 माह तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा में काफी दुर्गम मार्ग भी आते हैं, पर यदि कोई व्यवधान नहीं हुआ तो घर से लेकर पुनः घर तक पहुंचने में हमें कम से कम 45 दिन लगते हैं। अब यह यात्रा वास्तव में प्रारंभ कहां से होती है? यात्रा शुरू होती है भारत में उत्तराखंड के कुमाऊं से। भारत सरकार यात्रियों से आवेदन मांगता है। श्रद्धालुओं का लकी ड्रॉ निकाला जाता है। हमें पहले आवेदन भारत सरकार के पास भेजना पड़ता है, फिर भारत सरकार लकी ड्रॉ से नंबर निकाले जाते हैं और जिनका लकी ड्रॉ निकला है, जिनका चुनाव हुआ है, उनको यात्रा की अनुमति भारत सरकार से मिलती है। फिर विदेश मंत्रालय की जरूरी दिशा निर्देश, डॉक्यूमेंट्स की जांच तथा डॉक्टरी जांच में करीब 3 दिन हमें दिल्ली में रुकना पड़ता है। यात्रा में जाने वाले हर यात्री का दिल्ली में मेडिकल चेकअप जरूरी होता है। सब कार्यवाही होने के बाद दिल्ली से यात्रा शुरू होती है। लगभग 865 किलोमीटर का सफर शुरू होता है। सबसे पहला दिन होता है काठगोदाम, जो उत्तराखंड में कुमाऊं जिले में स्थित है। वहां के लिए निकला जाता है। उस दिन पहला हॉल्ट काठगोदाम में किया जाता है। फिर आगे अल्मोड़ा होकर आगे भवाली और भीमताल जैसे हिल स्टेशन भी रास्ते में आते हैं। अल्मोड़ा जाते हैं, वहां पर हॉल्ट किया जाता है, रात्रि का विश्राम। फिर तीसरा दिन होता है धारचूला के लिए रवाना होना होता है। उसके आगे मिर्थी में हमें आईटीबीपी के जवान मिलते हैं, वो हमें आगे के रास्तों के बारे में दिशा निर्देश करते हैं। और फिर उससे आगे सिरखा पहुंचा जाता है, लेकिन सिरखा पहुंचने के पहले ही नारायण आश्रम से तक ही गाड़ी आ जाती है। उसके आगे अब हमें रास्ता जो है वो पैदल काटना होता है। एक एक दिन एक एक जगह पर रुका जाता है और हर जगह की व्यवस्था कुमाऊं विकास मंडल के द्वारा की जाती है। फिर बुधी गांव जो है, वहां पर हम विश्राम करते हैं और आगे तिब्बत की सीमाएं नजदीक आने लगती है। फिर ग्रावायांग नाम का गांव आता है, जो धंसता हुआ गांव से प्रसिद्ध है और उस गांव में एक भी इंसान नहीं रहता है, क्योंकि उसे सिंकिंग विलेज भी कहा जाता है और ये कभी भी धंस जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उस गांव से होकर हमें आगे जाना पड़ता है। फिर वहां पर चेक पोस्ट आता है और चेक पोस्ट पर हमारे पासपोर्ट आदि चेक किए जाते हैं। और वहां पर आगे 7 किलोमीटर पर गुंजी गांव है, जहां पर हर यात्री का वापस मेडिकल चेकअप किया जाता है और वहां पर मेडिकल चेकअप के साथ 2 दिन हमें रहना पड़ता है। यात्रियों के द्वारा वहां पर पेड़ आदि भी लगाए जाते हैं, इस संकल्प के साथ कि हमें हिमालय को बचाना है। फिर आगे जाते हैं तो काला पानी आता है, जहां से काली नदी का उद्गम हुआ है और वहां पर वेद व्यास ऋषि जो है, उनका आश्रम भी दिखाई देता है। ऐसे आगे एक एक गांव होते हुए फिर काला पानी के आगे आईटीबीपी के जवानों की ओर से नाश्ता पानी की व्यवस्था होने के बाद हमें सामने ही शेषनाग पर्वत और ओम पर्वत दिखाई देता है, जो नवी धांग गांव में आता है। फिर रात को 2 बजे हमें लिपू लेक के लिए निकलना होता है। रात को 2 बजे अगर हम लिपू लेक के लिए निकलते हैं तो सुबह 7 बजे तक हम वहां के चेक पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसके आगे तापमान में भारी गिरावट आती है। और फिर इसके आगे कुमाऊं विकास मंडल का कोई कार्य नहीं होता है। हमारे भारतीय जवान सभी यात्रियों को, जो चीन के पर्यटक केंद्र है, एजेंसी है, उनके जवानों के हाथ में सौंपा दिया जाता है।
इसके आगे चीन के अधिकारी पूरी यात्रा की व्यवस्था देखते हैं। फिर वहाँ पर हमारे पासपोर्ट वगैरह चेक होते हैं और उसके आगे बुरान गांव में जाते हैं, क्योंकि बुरान गांव यह चीन और भारतीय जो वस्तुएं हैं उनका अच्छा व्यापारी केंद्र है। फिर तकलाकोट के लिए निकला जाता है और तकलाकोट के आगे से वास्तविक मानसरोवर हमें दिखाई देना शुरू होता है। कैलाश पर्वत हमें दिखाई देने लगता है। वहाँ से अष्टापद पर्वत भी दिखाई देता है, जो कि जैनों की मान्यताएं है। फिर इसके आगे कुछ मठों के दर्शन वो करा दिए जाते हैं और बौद्ध मठ जो वहाँ पर है। और फिर यमद्वार जो शुरू होता है वह होता है तारपूछा में। यमद्वार से 12 किलोमीटर पर कैलाश पर्वत और मानसरोवर है और वहीं से ही ऑलमोस्ट हमारी परिक्रमा शुरू हो जाती है। फिर देरापूक में जाते हैं। देरापूक समुद्री तल से 17,000 फुट ऊंचाई पर है और फिर उसके आगे डोलमा दरी का रास्ता आता है और वहां पर नीचे 20-30 फुट नीचे गौरी कुंड होता है, उसके भी दर्शन कर लिए जाते हैं। फिर प्राचीन इसके आगे जो यात्रियों की व्यवस्था होती है वो प्राचीन मठों में की जाती है, जैसे कुकू मठ और मिलरेपा ने जो बांधा हुआ है मठ, वहाँ पर यात्रियों के रहने की व्यवस्था की जाती है। वहाँ पर 3 दिन की परिक्रमा करने के बाद मानसरोवर की पूजा अर्चना जो भी है वो करने के बाद कैलाश पर्वत का जितना भाग हम देख सकते हैं वो देखने के बाद हमारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर की यात्रा यहाँ पर दर्शन पूरे हो जाते हैं और रिटर्न निकलने के लिए हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। इस पूरे यात्रा में लगभग 22 दिन लगते हैं वहाँ पर पहुँचने में और दर्शन करने में, लेकिन जो बाकी सुविधाएं होती है भारत सरकार के पास वापस आना है, दूसरे देश की सीमा में हम जाते हैं, सारी व्यवस्था घर में पहुँचने तक हमें लगभग 1.5 महीना लगता है। यह यात्रा निश्चित ही बहुत सुंदर है, करने जैसी है। जो एक बार कर लेता है वह वापस कभी भूल नहीं सकता है उन दिनों को, उन दुर्गम स्थलों को, उन पहाड़ियों को। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वह जगह जगह पर अपना सम्मान करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। बहुत ही सुंदर है। निश्चित ही हम इसका आनंद लेंगे। अगले संडे वापस मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।